कब जाकर आपको पता चला कि आपके हस्बैंड का ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ में अफेयर है? I followed him. आपने जब हस्बैंड से कहा मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती, उनका क्या जवाब था तब? उन्होंने मुझसे डील करने की कोशिश की। तुम हाथ रखोगी वो चीज़ तुम्हारे पास होगी, बस मुझे मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी से जीने दो। उनकी खुद की मदर ने उनको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तू लड़का है, बाहर तू उसको रख और घर में एक हमारे कास्ट के लिए करो। ट्विशा शर्मा का जो केस था उसको बहुत ताने दिए जाते थे बात बात पर, तो आपके साथ इस तरह से क्या होता था? उसके बड़े भाई ने आकर मुझसे एक बार ये भी कहा कि तुम कैसी बीवी हो, तुम्हारे माँ ने क्या तुम्हें सिखाया नहीं कि अपने हस्बैंड को विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन हियर। जैसे ट्विशा के केस में भी आप ले लो, एक माँ जो दोनों तरफ माँ का फर्ज निभा सकती थी, अपने बेटे को भी थोड़ा समझा सकती थी। आपने बताया कि रात को कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, मैं कमरे से बाहर ही निकल रही थी तो ही पुल्ड माई हेयर, फिर उसके बाद बोला आज तो मैं ये सारा किस्सा खत्म ही कर दूंगा। पेरेंट्स का स्ट्रांग होना किसी भी लड़की के लिए बहुत जरूरी है। आप सोचो 6-7 साल की मेरी लड़की और वो मुझे आके कहती है मुझे ना इस घर में नहीं रहना, मुझे ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे सब मुझे वैसा प्यार करे जैसा आप करते हो। उसका एक पेट डॉग था जो हमें नहीं लाने दिया गया, हालांकि एक्स हस्बैंड के फादर ने मेरे बच्चे के हाथ से वो पेट डॉग छीन लिया था, तो उस चीज का उसको बहुत ट्रॉमा हो गया था। आपको क्या डिवोर्स आराम से मिल गया था? 6 साल मेरा केस चला। जब मुझे मेंटेनेंस असाइन की गई थी तो 2,000 रुपए महीना मेरी बेटी के लिए और 3,000 रुपए महीना मेरे लिए, बस ये मेंटेनेंस थी। नमस्कार दोस्तों। ट्विशा शर्मा का केस जो है आजकल सुर्खियों में है, बट ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं जो सामने नहीं आ पाती, लोग जान नहीं पाते। तो आज हमारे साथ में है एक ऐसी ही कहानी स्वाति परसवानी की। स्वाति परसवानी जिन्होंने 11 साल तक टॉक्सिक मैरिज को सहा, उस एटमॉस्फेयर में रही और फिर हिम्मत करके अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उस घर से बाहर निकल गई और आज अपनी जिंदगी को जी रही है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं अपनी सोसाइटी के और परिवारों के उन सच के बारे में जिन्हें लेकर हम मोस्टली चुप्पी साध लेते हैं। स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत अच्छा लग रहा है स्वाति, आज हम बैठकर आपसे कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आई होप हमारी आगे जो लड़कियां हैं हमारी देश की, जो कुछ लाइफ में अपने कहीं स्ट्रगल कर रही हूँ, उन्हें एक अच्छा लेसन दे सके, उन्हें कहीं ना कहीं इंस्पायर कर सके। स्वाति, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी कब हुई थी और क्या एज थी आपकी उस टाइम पर? मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। आई वाज जस्ट 19 years of age ओके। and I was still studying. तो शादी के बाद भी थोड़ा आई वाज कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन दैट टाइम और बहुत ही छोटी उम्र थी ऑफ कोर्स, बट अरेंज्ड मैरिज थी। सबने देखा भाला था, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली, सब लोग इन्वॉल्व थे और सबने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया था। या तो जैसे कि इंडियन कल्चर में होता है और उस ज़माने में होता था कि बड़ों ने सोचा है तो सही ही डिसीजन होगा, और इस तरीके से बस सारा कुछ प्लान हो गया और कंप्लीट हो गया। स्वाति, जैसे मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी, तो ऐसी कौन सी बातें थी जो मतलब आपके साथ छोटी छोटी कुछ ना कुछ हो रहा था, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपने इसको जैसे आपकी जो अपब्रिंगिंग थी उसके अकॉर्डिंगली आपको लगा कि ये सब बातें नॉर्मल है और आपने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया? क्या हुआ था ऐसा? बहुत सारी बातें ऐसी भी होती थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैं जिस तरह की फैमिली से आई थी, हमारी फैमिली बहुत ही एक यूनाइटेड फैमिली, लड़कियों की बहुत केयर करने वाली, इस तरह की फैमिली थी। वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट गर्ल्स, चाहे वो डॉटर हो चाहे डॉटर इन लॉ हो, और बहुत ही लिबरल फैमिली से मैं आती थी। हालांकि छोटा शहर है आगरा, बट हमारी फैमिली में बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग लड़कियों को दी गई, और जो लड़कियां करना चाहती हैं एक प्रोटेक्टिव बैकग्राउंड बना के उनको करने दिया जाता था। तो वैसी ही मेरी अपब्रिंगिंग थी। बड़ी जॉइंट फैमिली थी, कभी कहीं सुना नहीं कि ऐसा कुछ होता है, ना अपने शहर में, ना फैमिली, ना दूर के रिश्ते में भी कभी नहीं देखा कि इस तरह की भी फैमिलीज़ होती हैं। मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि हाँ, ऐसी स्टोरीज़ सुनने को मिलती थी, कभी मूवीज़ में, कभी टीवी सीरियल्स, नॉवेल्स में,
तो मुझे लगता था एज अ 19-year-old कि ये सब तो सिर्फ मूवीज और किताबों में होता है, ये असली लाइफ में तो ऐसा कुछ होता Yeah. नहीं। तो जब भी ऐसा कोई थॉट आता था तो लगता था कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, शायद कोई डर है मेरे अंदर, शायद मेरी उम्र इतनी छोटी है कि मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन एक गलती मैंने ये की कि मैंने कभी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं किया। मैं शेयर करती थी तो मेरी जो एक्स हस्बैंड की भाभी थी, लाइक जो मेरी जेठानी होती थी उस समय, या मेरी मदर इन लॉ होती थी, मैं उनके साथ शेयर करती थी और वो मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चुप करा देते थे। तो कभी मैं समझ नहीं पाई कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। या क्योंकि मुझे लगता है एज भी इतनी कम थी, आपको इतनी समझ भी नहीं होगा कि मतलब मुझे लगता है वो टाइम जो था लड़कियां बहुत सिंपल थी। आजकल के टाइम में लड़कियां पहले से ज्यादा उनका हाँ, एक्सपोजर ज्यादा है, तो एक्सपोजर कहीं ना ज़्यादा है। कहीं वो इन बातों को जल्दी समझ लेती है, हुँ, विच इज रियली गुड। एक्चुअली या यस, यस। या अच्छा स्वाति, जैसे ये कहा गया कि बच्चा कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, और मैंने ये पुरानी सोच सुनी है, बहुत बार कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा। आपसे भी कुछ इस तरह से कहा गया? बिल्कुल, मुझे भी ये कहा गया और इनफैक्ट मुझे तो बहुत शुगर कोटेड कहा गया कि बेटा जब आपको फैमिली प्लान करोगे तो हमारा बेटा और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, आपको टाइम देने लगेगा, बच्चे को टाइम देने लगेगा, सो दिस इज द वे, लाइक यू नो हाउ इट वर्क्स। और मुझे लॉजिकल भी लगा तो मैं मान भी गई। बट बाद में मुझे पता चला कई सालों के बाद कि मेरे हस्बैंड ने ही एक्चुअली ये कन्फेस किया कि उसकी मदर ने उसे ये बोला था कि एक बच्चा कर लो प्लान, वो बिजी हो जाएगी, तुम्हारे साथ ज़्यादा चिक चिक नहीं करेगी, फिर तुम अपनी ज़िंदगी जैसे मन है वैसे जीना। ओह गॉड, दोनों को मैनिपुलेट जी, करा हाँ जी। अलग अलग वे में। जी। सो आप लोगों की रिलेशन स्वाति शुरू से मतलब बहुत किस टाइप की थी? जब शादी होकर आप आई, क्या होता था आपके साथ में? हस्बैंड का मतलब आपके साथ में एक होता है जैसे नई नई लड़की है तो मतलब हस्बैंड को भी होता है मैं वाइफ के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, शुरू से ही बहुत ऑफ था और मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। बट जैसे कि मैंने बताया, ऑफ कोर्स बीइंग फ्रॉम, जैसे आप भी कह रहे थे कि पहले की लड़कियां इतनी एक्सपोज नहीं थी, आइडिया ही नहीं था कि क्या होता था। और मैं भी ऐसे ही एक शहर से और ऐसी ही एक उम्र में गई थी कि मुझे समझ नहीं आता था राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो मुझे लगता था कि धीरे धीरे ही विल चेंज। मुझे ये बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप से टाइम स्पेंड करना चाहता है, ही लव्स हिज टाइम विथ हिज फ्रेंड्स, तो उसको छोड़ दो, उसको अपने हिसाब से जीने दो। शादी तुमसे हुई है, कहाँ जाएगा, आखिरकार तो लौट के आएगा ही। तो बस यही सारी चीज़ें बोल बोल कर मैनिपुलेट करके मुझे कैसे भी चुप करा दिया जाता था। ओके, और इसीलिए आप लोगों ने एक बेबी भी प्लान कर लिया। हाँ जी। ओह गॉड, आपने जैसे थोड़ा इमोशनली एंड मेंटली अब्यूज की भी बात करी कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स भी आई, और ये ट्विशा शर्मा का जो केस था उसमें भी कहा गया उसको बहुत ताने दिए जाते थे, बात बात पर छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसाइज किया जाता था। तो आपके साथ इस तरह से क्या होता था? किस बात पे आपको क्रिटिसाइज किया जाता था, या क्या हुआ आपके साथ? पूनम दी, जब तक मैं चुप थी, मैं कुछ शिकायत नहीं कर रही हूँ, मेरी जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं वो सिर्फ एक डाउट लेकर आनी है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा पति मेरे तरफ साथ, ज़्यादा हाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हाँ। करे, या तब तक तो सब बड़ा प्यार से डील करते थे। जहाँ पर मैंने थोड़ा कंप्लेन करना शुरू किया, स्पेसिफिकली आफ्टर द बर्थ ऑफ माय डॉटर, जब मैंने रियलाइज़ किया कि वो उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, अपने बच्चे को भी। ये आपकी बेटी कितने टाइम बाद हो गई थी शादी के? 3 साल में, अच्छा, तब तक इन द 3 थर्ड साल ईयर तक ये चल रहा था। ये चल रहा था, हाँ जी। और शुरू-शुरू में ही वाज़ फाइन विथ माय डॉटर जब तक वो छोटी थी, बट धीरे-धीरे उसने वहाँ पे भी टाइम कट ऑफ करना और किसी तरह कि बच्चे को टाइम देने की जगह उसको महँगे गिफ्ट्स देके वो कॉम्पेंसेट कर लिया, ताकि बच्चा भी ब्राइब होके चुप हो गया। मतलब उस मेरी बेटी के पास ऐसे खिलौने होते थे जो शायद कभी इंडिया में अभी मतलब पॉसिबल भी नहीं है अवेल करना, बट उसके पास होते थे जस्ट सो दैट ही कैन डू द अदर थिंग्स ही वांटेड टू। या तो जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की और मैंने इस चीज़ के लिए कंप्लेन करना शुरू किया, तो उल्टा मुझ पर ही आरोप लगने शुरू हुए कि मतलब एक पब्लिकली
कहना बड़ा अजीब है, बट उसके बड़े भाई ने आकर मुझसे एक बार ये भी कहा कि तुम कैसी बीवी हो, तुम्हारे माँ ने क्या तुम्हें सिखाया नहीं कि अपने हस्बैंड को, आई डोंट नो हाउ टू से द वर्ड, मैं बहुत ही शुगर कोटेड वर्ड में यूज़ करूँगी कि कैसे उसको अट्रैक्ट करके अपने पास रखो, बट उन्होंने बहुत ही रॉ वर्ड्स यूज़ किए थे, which is very difficult to even hear for a woman of grace, a woman from an integral family. सैड। मतलब ऐसी ऐसी बातें आदमी तक घर के सुना देते जी, थे जी। आपको। ओह गॉड। तो ये सब आपके साथ चल रहा था, कब जाकर आपको पता चला कि आपके हस्बैंड का ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ में अफेयर है? So एक बार की बात है, he was logging into his bank account and I happened to step in, but then मैंने नाम पढ़ लिया और वो किसी और का बैंक अकाउंट था और एक लड़की का नाम था, मैं नाम नहीं खोल रही। तो मैंने एक झलक देखी एंड मैंने कुछ नहीं पूछा। थोड़ा बहुत डाउट मुझे रहता था और मैंने एक दो बार उनके ब्रदर्स से भी पूछा था कि अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज एज अ वाइफ आई नीड टू टेक एन एक्शन। अगर ऐसा कुछ है मैं उनसे बात बिल्कुल। करूं, मैं उन्हें समझाऊं, बिकॉज वो मुझसे नहीं बोलते कि क्या है। तो मुझे ये कहा जाता था कि आप ओवरथिंक करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मुझे ये लगा तो मैं थोड़ी सी सतर्क हो गई एंड उसके बाद मैंने थोड़ा वॉचफुल रहने का सोचा। और एक बार काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका मिला, आई फॉलोड हिम व्हेन एज यूजुअल वो अपने वीकेंड पे जैसे जाते थे तो ही वाज गोइंग एंड मैंने देखा कि मैं उनको फॉलो करके जा रही थी। एक जगह पर उन्होंने अपनी कार को रोका, ही वेंट एंड सैट इन अनदर कार ऑन द पैसेंजर साइड। मैं नहीं देख पाई कि कौन है, बट इतना मुझे दिखा कि कोई लड़की है। मैंने उनकी कार को बहुत दूर तक फॉलो किया हाईवे पे, बट फिर स्पीड काफ़ी बढ़ गई एंड आई लॉस्ट ट्रैक। उसके बाद मैंने ये बात अपनी एक कज़न को शेयर की थी काफ़ी टाइम के बाद, डरते डरते। तो उसने अपने फादर की मदद से डिटेक्टिव्स के थ्रू ये पता लगाया था कि ही इज़ बीन गोइंग आउट विथ अ वुमन एंड उस समय शायद वो घर वगैरह देख रहे थे अपने लिए, साथ में अच्छा। रहने के लिए। ओके। तो ये सब होते होते कितना टाइम हो गया था आपकी शादी को? मोर देन 9 years had already passed। ओह, तब तक आपको पता ही नहीं चला। बिल्कुल नहीं, ओह क्योंकि माय वो एक अलग गॉड। शहर में रहती थी हाँ। और ये वीकेंड पे जाते रहता था मिलने के लिए, बिजनेस ट्रिप्स का बहाना देकर। ओके। और तब तक एक्चुअली पूरी फैमिली को पता चल गया था, तो सारे भाई माँ बाप सब सपोर्ट कर रहे थे। तो वो मुझे भी अच्छा। यही स्टोरी सुनाते थे कि बिजनेस पर्पस से जाना है और उसे तो जाना ही पड़ेगा, बिकॉज ही लुक्स इनटू द मार्केटिंग ऑफ द कंपनी। ओके। तो ये सारे बहाने देकर मुझे चुप करा दिया जाता था। तो जैसे आपको पता चला स्वाति, उसके बाद में आपने क्या, मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? आपने बात करी उनसे, अपने हस्बैंड बिल्कुल, से, मैंने एक्स अपने हस्बैंड से? हस्बैंड को कन्फ्रंट किया और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझसे शादी करने से पहले से 3 साल पहले से उनका उस लड़की से अफेयर था। घर में किसी को पता था तब तक? हाँ जी, बिल्कुल। उसने अपनी मदर से शेयर किया था, अपने भाइयों से शेयर किया था और मदर ने कहा कि बिकॉज़ डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज़ थी, तो ये शादी नहीं हो सकती और आपको शादी तो कम्युनिटी में करनी पड़ेगी। और फिर ऑफ कोर्स मुझसे हुई, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी खुद की मदर ने, और ये बहुत नोट करने वाली बात है कि उनकी खुद की मदर ने उनको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तू लड़का है, बाहर तू उसको रख और घर में एक हमारे कास्ट के लिए करो। ओह माय तो गॉड। ये मेंटालिटी थी उन लोगों की। ओह गॉड। और कई बार ऐसा भी होता है स्वाति कि पता है पेरेंट्स को कि बेटा गलत है, वो मिसबिहेव कर रहा है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो कोई गलतियां भी कर रहा है, उनको छुपाकर लड़की के ऊपर ही सारा कुछ दोष लगा दिया जाता है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, जैसे आपके साथ हो बिल्कुल, भी रहा बिल्कुल। था। तो इसका असर आप पर क्या पड़ रहा था? मतलब मुझे लगता है कि कोई लड़की पागल हो जाएगी इस बिल्कुल, सिचुएशन में। इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट शैटरिंग, इट इज़ वेरी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर रोज़ रोज़ धक्के लगते हैं, बिल्कुल। रोज़ रोज़ वो टूटती है, आप किसी तरह उसको गैदर करते हो जब तक कि आपको, मतलब आप बिखर के टूट नहीं जाते। एक तो ये फैक्ट कि आपका हस्बैंड
कभी आपका था ही नहीं। 9 साल जो आपने जिंदगी के जिए हैं वो सारे झूठे थे। जिस इंसान के लिए आप अपनी लाइफ, अपनी घर, अपने फैमिली, अपने आप को पूरा बदल देते हो, सब कुछ छोड़ के आते हो, वो इंसान आपका कभी था ही नहीं। और आप जो 9 साल जी लिए हो, इट वॉज अ शेयर वेस्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। एंड वो भी द गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ, द यूथ ऑफ योर लाइक यू नो पूरी लाइफ का। बिल्कुल। तो बहुत ही शैटरिंग था और ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में रह क्या गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक जैसे एक्टिंग करनी होती है, सुबह उठ के अपने बच्चे के लिए फिर वही स्माइलिंग फेस, पूरी दुनिया के लिए आपको वही एक वाइफ, एक माँ की तरह आपको अपने आप को दुनिया में प्रेजेंट करना है। जब आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो आप उनको ये दिखा रहे हो कि मम्मी पापा सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम हैप्पी। तो ये एक बेईमानी जिंदगी में जी रही थी काफी टाइम तक। आपने जब हस्बैंड से कहा कि मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती, या आपने जिस तरह से भी उन्हें कहा, तो उनका क्या जवाब था तब? मैंने कहा उनसे कि यू नो ये नहीं चलेगा, यू हैव टू डिसाइड एक, एंड आई एम द वेडेड वन, और हमारे पास बच्चा भी है। हाँ. तो ठीक है, मैं समझती हूँ आपके लिए भी ये बहुत पेनफुल होगा, बट अब जो है दिस इज द रियलिटी, और मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, आपको भी करना है और बच्चे के लिए करना है। वी हैव टू स्टे लाइक अ फैमिली। तो पहले तो उन्होंने यही कहा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कर पाऊँगा। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे डील करने की कोशिश की कि तुम हाथ रखोगी वो चीज़ तुम्हारे पास होगी, तुम मुंह से बोलोगी उससे पहले वो चीज़ तुम्हारे पास होगी, बस मुझे मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी से जीने दो। ओह गॉड। सो मेरा जवाब था कि आप मुझे एक छोटे से झोपड़े में रहला लो, बट आई वॉन्ट यू विथ मी, आई डोंट वॉन्ट एनी लग्जरीज इन लाइफ। तो उस बात पर वो नाराज़ हो गए और कुछ दिन के लिए चले गए थे घर वर छोड़कर। फिर मेरे सारे इन लॉज मेरे ही पीछे पड़ गए कि तुम्हारी वजह से लड़का घर छोड़कर चला गया, उसके पास जाके रह रहा है, तो इसमें भी क्या फ़ायदा है, और हम जैसे भी उसको समझा बुझा के वापस लाएंगे, पर अब तुम उसको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने दो, धीरे धीरे उसको हम मैनिपुलेट करके वील ब्रिंग हिम बैक। ओके, मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, मतलब तुम करो कॉम्प्रोमाइज, वो जैसे चल रहा है वैसे और ही फिर चले। वही था ना कि जैसे एक कंपटीशन में उतर गई थी मैं एक लड़की के साथ, जिस लड़की को मैं जानती नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, कि आप ऐसे बन जाओ कि वो उसको छोड़कर आपके पास आना चाहे। माय गॉड, मतलब आपको ये कहा जा रहा था कि अट्रैक्ट करो उसे, ये करो, जिस तरह से आपने और बताया जो कि वो चाहता है वो करने दो, ताकि वो आपसे खुश रहे। ओह माय गॉड, क्या सोच है ये, सोसाइटी की सोच है जिसे बदलना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं अभी एक बीच में बताना चाहती हूँ, मैं अभी एक वेब सीरीज भी देख रही हूँ, देसी ब्लिंक करके। तो वो उसमें एक है, उसका नाम क्या, सतीश सांपाल, वो कहता है कि मैं अपनी 10th एनिवर्सरी पर अपनी वाइफ को पता नहीं कितने किलो सोने से तोलूंगा, मतलब एक तरह से इतना सोना चढ़ाऊंगा उसको, चाहे खुद में वो अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता रहता है। मतलब क्या थिंकिंग है ये, समाज हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ, ये क्या सही डायरेक्शन है, ये सोचना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि क्यों एक लड़की से ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, क्यों उसे पैसे से तोल लिया जाता है, जबकि उसको सबसे ज्यादा लव एंड रिस्पेक्ट चाहिए, वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। एब्सोल्युटली। या तो जैसे ट्विशा के मामले में भी जैसे उसे क्रिटिसाइज करा जा रहा था, ताने दिए जा रहे थे, उसकी छोटी छोटी कमियों को भी बड़ा बता दिया जाता है, तो आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आपने कुछ जरा सा भी कुछ गलत किया, आपको वो आपकी बातों को बढ़ाकर बोला जा रहा है जिससे कि लगे कि आप ही गलत हो? हाँ, एक तो लगे कि मैं गलत हूँ, दूसरी बात मेरे ही अंदर ये सेल्फ डाउट आता रहे और वो रिकिंडल होता रहे कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, इसीलिए मेरा हस्बैंड इज नॉट विथ मी एंड विथ अनदर वुमन। तो ये चीज़, ये एक आई थिंक एक स्ट्रैटेजी है। एंड दुख की बात मुझे लगती है कि ये है कि एक औरत, जैसे ट्विशा के केस में भी आप ले लो, एक माँ जो दोनों तरफ माँ का फर्ज निभा सकती थी, अपने बेटे को भी थोड़ा समझा सकती थी। सिमिलरली
मेरे एक्स हस्बैंड की माँ भी अपने बेटे को भी थोड़ा समझा सकती थी। मैंने माय डॉटर वाज अराउंड 6 इयर्स देन, और मैं काफ़ी फ्री रहती थी, एक ही बच्ची थी। या तो मैंने सोचा कि चलो, एक पास में एक मॉन्टेसरी स्कूल था, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और हार्डली 2-3 आवर्स आई यूज्ड टू गो देयर व्हेन माय डॉटर वुड बी इन स्कूल। तो उस चीज़ को लेकर के कि ये बाहर काम करने जाती है तो घर पे ध्यान नहीं दे पाती, दाल बनाती है तो नमक कम हो जाता है, और इस तरह की चीज़ें बताकर छोटी मोटी कि कपड़े जो है वो पाइल बनती रहती है, प्रेस के लिए नहीं बेचती, इस तरह के मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हाँ। जब मेरे पेरेंट्स आए थे बात करने के लिए। ओके। तो तो स्वाति, वो क्या सिचुएशन हुई थी फाइनली, जो मतलब जब आपको रात को ही लगा था? उससे पहले आपने पेरेंट्स को नहीं बताया था? मैंने बताया था। अच्छा। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली। जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने, आँखों के सामने सब कुछ हो रहा है, आपके सामने ही हो रहा है, लेकिन आप कभी-कभी देख नहीं पाते। आप सोचो, 6-7 साल की मेरी लड़की, वी वर इन द पार्क दैट डे, और वी वर प्लेइंग अराउंड, और फिर हम बैठ गए और वो मुझे आके कहती है मेरी गोदी में सर रख के कि मम्मा, मुझे ना इस घर में नहीं रहना, मुझे ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे सब मुझे वैसा प्यार करे जैसा आप करते हो, सो स्वीट। और आपको भी वैसा ही प्यार बट करे। इट्स वेरी पेनफुल, इतनी छोटी बच्ची ये बात बोल बोल है। रही थी, और हाँ। मुझे लगा ये क्या बोल रही है। तो मैंने कहा, बेटा ऐसा कौन सा घर है? तो कहती है ना नाना नानी का घर, वो मुझे भी वैसा ही प्यार करते हैं जैसा आपको करते हैं, और आपको भी वैसा ही प्यार करेंगे। तो मैंने कहा, नहीं बेटा, यही हमारा घर है, हमें यही रहना है। कहती, नहीं, मैं तो वहाँ जाऊंगी, मैं उनको बोल दूंगी और मैं आपको भी लेके ही जाऊंगी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने जैसे तैसे उसको समझा बुझा के हम वापस आ गए। बट ये चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रही कि इतनी छोटी सी बच्ची देख पा रही है, मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ ये। बिल्कुल। और फिर ये डाउट कि क्या मैं अगर फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को कहती हूँ तो क्या वो मुझे ले जाएंगे? घर पे सर पे शादी थी, माय ब्रदर वाज अबाउट टू गेट मैरिड इन 3 मंथ्स। तो मुझे ये भी एक डर लग रहा था कि सबको पता चल जाएगा, सोसाइटी के सामने सारी बात आ जाएगी तो क्या होगा। पर मैंने हिम्मत करके बताया, और मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, इस तरीके से तुम कैसे रहोगी। और मेरे पापा तो मुझ पे बहुत गुस्सा हुए कि आज तक तुमने कहा क्यों नहीं, इतने सालों में तुमने शुरू में कह दिया होता बेटा, तो हम शुरू में तुमने इतना सहने की जरूरत ही नहीं थी। कितने साल निकाल दिए हाँ। इस स्ट्रगल में, इस दर्द में, इस पेन में। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और मैंने कहा, नहीं पापा, मैं सोचती थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा एक दिन। तो फिर वो आए, हालांकि घर में शादी नहीं, है। तो क्या हुआ था एकदम, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, आपने बताया कि रात को कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपने उनको रात को ही कॉल करा। हाँ। क्या हुआ था उस टाइम? तो क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया था, और एक बार आके वो मिलके भी गए थे उसके पेरेंट्स से और उसके भाइयों से, और बोल कर गए थे कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने बेटे की, हमारी बेटी हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, और वो खुश रहनी चाहिए। तो मेरे फादर ने इस तरीके से बात तो की थी उन्होंने क्या उनसे। जवाब दिए थे तब? तब उन्होंने ये कहा था कि हाँ, वी विल टेक केयर, और हम अपने बेटे से बात करेंगे और उसको समझाएंगे कि फैमिली में बन के रहे। बट उनके जाने के बाद फिर वही, और मुझे आके एक दिन ये बोल दिया कि वो हमारी नहीं सुनता। और उसकी माँ ने मुझे आके ये बोला कि देखो, यही तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी शादी यहाँ हुई है, तो शादी करके लड़की आती है तो बस वो मरने के बाद ही जाती है अपने पति के घर से। तो यही तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें ऐसे ही रहना है, और अब तुम खुश होके रहो या तुम दुखी होके रहो, वो तुम्हारा ऑप्शन है। मेरा बेटा तो ऐसे ही रहेगा। तो फिर मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, और उन्होंने फिर कॉल किया और उन लोगों को बोला कि इस तरीके से कोई तरीका नहीं है। तो ऑब्वियसली जो उसके फादर थे उन्होंने बहुत प्रेशर डाला मेरे एक्स हस्बैंड पे, तो वो बहुत बौखलाया हुआ घर पर आया। और मैं कमरे से बाहर ही निकल रही थी, तो ही पुल्ड माय हेयर, एंड वो ही यूज्ड टू ऑलवेज, जो थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस होता भी था वो बड़ा प्लान्ड होता था, कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, शी वाज अ लॉयर, शी इज़ अ लॉयर। तो वो इस तरीके से मारता था कि निशान ना आए। ओके। तो जैसे धक्का दे दिया, धक्का दे देगा तो उसके हाथ से चोट नहीं लगेगी, कहीं और से लगेगी,
या बालों को खींच के घसीटना, इस तरीके की वो चोटें देता था मुझे। आपको इस तरह से? हाँ, तो उसने वही किया उस समय, मुझे पहले धक्का दिया और फिर बालों से खींच के गिरा के मुझे घसीटा। आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। और फिर उसके बाद बोला आज तो मैं ये सारा किस्सा ख़त्म ही कर दूंगा। और किचन में गया और जो वो होता है मटन नाइफ वो लेकर आया। मुझे नहीं पता वो मुझे सिर्फ डराने के लिए आया था या वो सच में वो इतने गुस्से में था कि वो ये करने वाला था। मैं बहुत डर गई। मैं डर इसलिए गई थी, शायद अपने लिए नहीं, शायद अपनी बेटी के लिए, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, ये लोग उसका क्या हाल करेंगे, क्या मेरे पेरेंट्स को भी देंगे उसको कि नहीं। तो मैंने तुरंत, तब मेरे पास एक छोटा सा हिडन फोन हुआ करता था, चाइनीज फोन, इतना छोटा सा। आपके पास वैसे फोन नहीं था? वैसे फोन मेरा कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, मुझे अच्छा। कॉल्स करने की इजाजत नहीं थी। किसने विदाउट ये उसकी माँ ने अपने पास रखा था। तो कहीं भी मेरे पेरेंट्स का फोन आता था तो वो आके बात कराती थी और मैं वैसे कॉल नहीं कर सकती थी किसी को। तो ये फ़ोन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे छुपा के एक चाइनीज़ फ़ोन दिया था जो इतना छोटा था और वो मैं छुपा के रखती थी अपने कपड़ों में। और मैंने तुरंत वो निकाला, इमरजेंसी नंबर पे मेरे फादर का नंबर था, मैंने उससे कॉल किया। 12 बजने से कुछ समय बाकी था और रात मैंने का? उनको, हाँ, और मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि पापा बस बहुत हो चुका, ये मुझे मारने आ रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, अदरवाइज़ मैं शायद सुबह तक भी ज़िंदा ना रहूँ। देर कर दोगे तो मैं नहीं मिलूँगी आपको। तो मेरे पेरेंट्स बहुत घबरा गए, मैं बस इतना ही बोल पाई। उतने में वो डर आ गया गए। कि उसने, अच्छा। नहीं, वो डर गया कि फ़ोन पे बता दिया है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो घर से निकल गया, भाग गया वहाँ से। अच्छा। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को वापस फ़ोन किया, जब तक वो चला गया। तो मैंने जब साँस संभाल के फिर से फ़ोन किया उन्हें और मैंने पापा को बोला कि वो चला गया, मैंने लॉक कर दिया है, अब आप टेंशन मत करो, सिर्फ मैं पुलिस में एक बार खबर कर देती हूँ। तो पापा ने कहा नहीं, हम लोग बेटा निकल चुके हैं। अब आगरा से हम कहाँ आ रहे थे? आगरा से फिर वो दिल्ली से फ्लाइट लेके अहमदाबाद आए। अच्छा। मैं अहमदाबाद ओके। में थी। ओके। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, वो जैसे खड़े थे वो शायद बिल्कुल वैसे ही निकल गए। पता नहीं, मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि उन्होंने चप्पल तक पहने थे कि नहीं। ओह बस माय वो निकल गॉड! के आ गए, उन्होंने एक सेकंड नहीं गवाया। और पेरेंट्स दोनों आपके? शायद उनके इसी स्टेप की वजह से, और वो रास्ते में उन्होंने सबको फ़ोन कर दिया और बोल दिया कि हम आ रहे हैं और हमारी बेटी, अगर हमें हुँ। बेटी को कुछ भी हुआ हुँ। तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूँगा, उसकी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो अच्छा, आपके इन-लॉज़ ने सबको फ़ोन कर दिया था। तो उन्होंने ये बहुत ही, आई थिंक, जल्दी से जो ये स्टेप लिया, शायद शायद मैं उस वजह से बच पाई, मुझे लगता है कि, क्योंकि वो तो कभी भी वापस आके वो कुछ भी कर सकता था। सीरियसली जो आपने सिचुएशन बताई है, ये गूज़बम्प्स देती है और मुझे कहीं न कहीं लगता है स्वाति, काश ट्विशा के पेरेंट्स ने भी उसकी बातों को सुना होता। वो बार-बार मैसेज कर रही थी कि मुझे बिल्कुल। यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पर परेशान हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं घुटन में जी रही हूँ, यहाँ पर अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है मेरे साथ में। वो अम्मा बुलाती थी उनको, अम्मा ऐसे करती हैं और ये समर्थ मेरा ध्यान नहीं रखता और दिस एंड दैट, समर्थ ऐसे बिहेव कर रहा है। माँ बोल देती थी अभी गुस्से में है, बाद में बात हाँ, करेंगे। यहाँ तक बोला गया ससुर को कि मतलब त्रिशा के फादर को कि नाक नाक रगड़ने की रगड़वा बात के। बोली गई। तो पेरेंट्स का स्ट्रांग होना मुझे लगता है किसी भी लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है। आपने बेटी की शादी करी है, बेटी को आप क्या सोचते हैं कि आपने भेज दिया तो बस उसकी ज़िंदगी से आपको कोई मतलब नहीं है। वो आप ही की बच्ची है, उसको बचाना ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को बचाने से ज़्यादा। दैट इज़ सो बिल्कुल। ट्रू। या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अ डिवोर्स्ड डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर। बिल्कुल ठीक बात है। दिस इज़ तो हम लड़कियों को पढ़ाते हैं, उन्हें कैपेबल बनाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी किसी न किसी तरह से, मतलब, अच्छी ही बना लेंगी। और इनफैक्ट लड़कियां आजकल माँ बाप का सहारा बन रही हैं। दे आर बिल्कुल, नॉट, वो बिल्कुल। बर्डन नहीं है अपने पेरेंट्स बिल्कुल पर। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। ये कहीं ना कहीं हमने उनके कॉन्फिडेंस को दबाया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है। बहुत कुछ कर रही हैं आजकल की लड़कियां, बेटियां। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी टॉक्सिक शादी में रहना तो आप खुद पर ही एक क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल। और पेरेंट्स अगर उसको इस तरह से रोक रहे हैं कि बेटा अभी थोड़ा और
सब्र कर ले, पेशेंस रख ले, तो आप अपने ही बच्चे पर खुद पर ज़्यादती कर रहे हैं, कहीं बाद में आंसू ना बहाने पड़े ट्विशा शर्मा के पेरेंट्स की तरह। आई सिंपली फील दिस थिंग। मुझे अंदर तक ये बात जो है ना बार बार तकलीफ देती है। तो स्वाति, आपको और आपकी बेटी को धमकियां भी मिली थी क्या कुछ? ये कब मिली थी धमकियां? वो उस लड़की को घर पे ले आया था रहने। अच्छा, जब आप मेरे वहीं पर अपने थी? घर पे। अच्छा, और रोज झगड़े होते थे क्योंकि मैं अपनी मतलब वहीं घर में उसी लेकर आ घर गया में था? उसी और घर में इन लॉज में किसी ने भी कुछ नहीं कहा? कोई कुछ नहीं कह रहा था। इन लॉज में तो क्या था, एक बिल्डिंग थी, सबके अपने अपने फ्लोर्स थे, अपने फ्लैट्स थे, पर सिर्फ हम ही लोग रहते थे, हमारी ही परिवार रहता था वहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया, वो फिर धमकी अपने पेरेंट्स को भी देता था कि अगर आप मुझे फोर्स करोगे कि मैं उसे छोड़ दूं तो मैं अपने आप को मार दूंगा, अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। तो इस बात से भी वो लोग डरते थे, अपना बेटा है आखिर। तो वो उसको ले आया घर पे और रहलाने लगा। तो मैंने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया कि ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। हाँ। तो उस चीज़ के लिए वो नहीं मानता था। मैं एक कमरे में अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ, वो गेस्ट रूम में उसके साथ रह रहा है, एक ही घर के अंदर ये हो रहा था। तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। और मतलब आप रोज ऐसे ये सब देखकर आप रोज टूटते हो, एवरी सेकंड यू ब्रेक डाउन कि अब क्या बिल्कुल, करो। बिल्कुल। तो जब मैंने बिल्कुल लाइक आवाज उठा के बोला, तो मुझे यही धमकी दी कि वो स्कूल जाती है बेटी, एक दिन स्कूल से वापस नहीं आओगी तो क्या, नहीं आएगी तो क्या करोगी तुम। हुँ, तो मैंने कहा वो तुम्हारी भी बेटी है। तो हुँ। कहता है हाँ मुझे पता है मेरी भी बेटी है, तभी तो मैं उसको आराम से उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ, तुम्हें नहीं मिलेगी। और कभी भी तुम ड्राइव करके जा रही हो, ट्रक के नीचे आ जाओगी, तुम्हें क्या, किसी को क्या पता चलेगा। तो इस तरह की धमकियां मुझे दी जाती थी कि गॉड! वो मुझे भी मार सकता है, बच्चे को भी हार्म पहुंचा सकता है। हुँ। मुझे नहीं पता कितना सच था वो उसको कितना मीन करता था, पर मैं बहुत डर जाती थी ये सब चीजें ऑब्वियसली कोई सोचकर। भी डर जाएगा। बिल्कुल, अपने लिए डरेगा, अपने बच्चे के लिए डरेगा। जब इतनी क्रूएलिटी सामने से होगी, धमकियाँ मिलना इज़ इक्वली, आप किसी को धमकी दे रहे हो, तो आप कर भी सकते हो ऐसा। क्योंकि आप अंदर, जैसे वो आपके सामने चाकू लेकर आ गया, हम्म। वो आप पर वार कर सकता था, वो कहीं न कहीं डर गया। क्योंकि आपने पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया, हम्म। क्योंकि आपने ये हिम्मत दिखाई, आपने उसके सामने ही पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया। तो होने को कुछ भी हो सकता है। हमें लड़कियों को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे कि वो इस तरह के सिचुएशंस आए उससे पहले ही अपने आप को स्ट्रांगली बाहर कर सके ऐसी टॉक्सिक मैरिज से। ये बहुत ज़रूरी है। पता चल जाता है लड़कियों हाँ को भी, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो, क्या बोलूं कि थिंकिंग कुछ इस टाइप की है, ब्रिंगिंग इस टाइप की है, सोसाइटल एक वो फेयर बना रहता है। हम्म। ओ गॉड, शादी करी, शादी में इतना खर्चा किया, पेरेंट्स को होता है हमने इतना खर्चा किया, लोगों के सामने नाम हुआ, अरे बड़ी अच्छी शादी करी, अब कैसे बता दें कि वो शादी टूट गई है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा पेरेंट्स को लगता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपनी बेटी को बार बार बोलते हैं। नो डाउट झगड़े हर हर कपल में होते हैं, लेकिन वो झगड़े होना और ये इस तरह की जो हाँ, ये जो टॉक्सिक मैरिज है, ये अलग ही नजर अलग आ ही जाती नजर है, ये आता है। अलग पता चल जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल झगड़े के बाद में एक कपल जो होता है वो एक दूसरे के साथ और अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, बिल्कुल। वो उस बॉन्ड को खराब नहीं करता जाता। अगर वो खराब ही होता जा रहा है तो इसका मतलब वो शादी पूरी तरह से गलत है। लेकिन लड़कियां, बहुत सी लड़कियां स्वाति, इसी वजह से, समाज की वजह से, एक वो उनके मन में होता है, फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी होती है कि हम इस पर डिपेंडेंट हैं, हम हम्म। इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम कुछ अपना कुछ नहीं कर रहे हैं। एक वो वाला एक डर होता है उनके मन में, और एक होता है इमोशनली हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इन सब की वजह से हाँ। कई बार लड़की जो है ऐसी टॉक्सिक वेडिंग शादी से बाहर नहीं निकल पाती है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी वाली फीलिंग्स आती थी, कुछ आप ऐसा सोचती थी? आपने कैसे हिम्मत जुटाई थी कि अब बस मुझे निकलना है इस जगह से? शुरू में यस मुझे लगता था कि जैसे भी है, मतलब हम्म। एक लगता था कि अब तो मुझे आदत हो गई है ऐसे ही जीने हाँ, की। हाँ। लेकिन जब बेटी के साथ भी मैंने देखा कि इसी तरीके से निग्लेक्ट हो रहा है, वो भी निग्लेक्ट हो रही है, उसके साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं, तब मुझे लगा कि कहीं आई नीड टू टेक
लाइक यू नो आई हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं शायद उस शादी में मोस्टली इसीलिए थी कि मैंने ये ठान लिया था कि मुझे अपनी बेटी को एक ब्रोकन होम नहीं देना। बिल्कुल। बट फिर मैंने रियलाइज किया कि साथ में माँ बाप रहते हुए रोज झगड़ रहे हैं या वो माँ को रोता हुआ देख रही है, पिटता हुआ देख रही है, उससे अच्छा तो ऐसा बाप होने से बाप सामने ना हो वो अच्छा। और मैं इतनी केपेबल तो हूँ और मेरे पीछे मुझे पता है बैकिंग है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं माँ और बाप दोनों बनूंगी उसके लिए। और जब मेरे मन में ये आया और फिर जब मेरी बेटी ने खुद मुझे ये कहा कि मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली। कई बार जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उसे मेरी लाइफ में भेजा ही इसलिए था, मुझे वहाँ से निकालने के लिए। I know, हाँ। जैसे कहते हैं ना, एक गाइडिंग एंजल आपके लिए भेजा जाता है, बिल्कुल। आपका ध्यान, तो शी हैज़ बीन दैट एंजल इन माय लाइफ जो मुझे वहाँ से निकाल के सबसे लेकर पहले आई। तो उसी ने आपको एक हिट किया आपके बिल्कुल। अंदर दिमाग में कि आप ऐसी जगह पर नहीं नहीं रहोगे। वाओ, सो नाइस। और जब जैसे आपके बेटी ने तो इतना आपको साथ में खड़ी थी वो जैसे, लेकिन बच्ची छोटी, आपके पेरेंट्स का कितना मतलब इसमें रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा? बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक छत खड़ी है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग पिलर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स और मेरी एक्सटेंडेड पूरी फैमिली, चाहे वो मदर साइड से हो चाहे मेरे फादर साइड से, सब ने मुझे इतना रिस्पेक्ट और लव शावर किया, मतलब मेरी बेटी पे भी और मुझ पर भी। कहीं पे भी हमें एक पल भी ये नहीं लगा कि हम ऐसा कुछ करके आए हैं जो शायद सही नहीं है। क्योंकि डाउट्स आते थे जब लोग सवाल पूछते थे, सोसाइटी में, स्कूल में, हर जगह पर, एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और ये मैं बात कर रही हूँ 16 साल पहले की, आई नो, हाँ। जब हाँ। डिवोर्स वाज अ बिग टैबू। मतलब डिवोर्स किया है तो लड़की की गलती जरूर कुछ ना कुछ होगी, लड़की ही खराब है, ये मान लिया जाता था। बट क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रांगली खड़े थे, किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझे एक सवाल कर सके। जैसे अभी ना नो डाउट मुझे लगता है सोसाइटी भी थोड़ा चेंज हो रही बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। आप तब की बात कर रही हैं, मैं आज की बात करना चाह रही हूँ। हमारी अभी एक क्लोज हमारा गेट टुगेदर होता है जैसे, तो उसमें हमारी मेरी एक फ्रेंड ने अपनी डॉटर की कहानी सुनाई कि वो किस तरह से उसे निकाल कर लाई। टॉक्सिक मैरिज थी उसकी भी, और उसको भी बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अब्यूज किया जाता था वहाँ पर। एंड क्या कहते हैं, डॉटर वो बताती नहीं थी। मतलब अगर बात कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, तो अपने सारे वो मेकअप में उसको रिमूव कर, छुपा कर, कंसील करके सामने आती थी। बट पेरेंट्स को जब पता चला, पेरेंट्स ने उसे बाहर निकाला और माँ ने ये जो वर्ड्स कहे कि बेटा अगर कोई तुझे एक शब्द कहेगा ना, पहले मैं अपने ऊपर लूंगी, मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। तो पेरेंट्स भी समझते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मेरा एक वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम लोग इतने ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं कि कोई हमारी फ्रेंड अगर अपने दिल से कुछ बताना चाहे, बताए। हम कभी किसी को कुरेदते नहीं हैं। वी अंडरस्टैंड। हम सबकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ को पूरा एक क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। देके, हाँ। तो अगर ये चीज़ अगर सोसाइटी में आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा लोगों के लिए जीना अपने हिसाब से, अपने जो भी फैसले हैं लेना। क्योंकि आपको पता है आप किस पेन में हो, दूसरा उस बात को नहीं समझ सकता। 4 लोग आपके बारे में बात करके आराम से ऐश कर रहे होंगे, और वो लड़की फिर से उसी टॉक्सिक शादी में मर रही है, घुट रही है, रो रही है। इससे बेटर ऐसी शादी से बाहर निकल जाओ। तो एज अ मदर स्वाति, आपके लिए क्या पेनफुल था जो आपके ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा था, या आपकी बेटी को जैसे इमोशनली नेग्लेक्ट किया जा रहा होगा? ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि उसको, उस बच्ची को उसके दादा दादी या फादर का या घर में और जो लोग भी थे उनका प्यार मिल रहा था। मतलब आपने जैसे बताया, मटेरियलिस्टिक चीजें देकर उसको खुश कर देना, बस, विच इज नॉट लव। जैसे कहते हैं ना, एक महंगी टेप लगा दी मुंह पर, बस बस बस, हाँ, दुख ना दिखे और आवाज ना निकले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वही वाला सीन तो था। बहुत पेनफुल था। मैं शायद अपने दर्द के साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कहीं ना कहीं,
कहते हैं ना कि वो दर्द की भी आदत पड़ गई थी, उसके साथ ही जीना This सीख is लिया my था। life. हाँ, बट जब बेटी के साथ हो रहा था, दैट वाज एन आई ओपनर कि नहीं, अब इसके साथ नहीं, अब इतना नहीं सहूंगी मैं। वो कहते हैं ना कि एक शेरनी भी जब बच्चा पैदा करती है तो वो एक चूहा भी होगा जो बच्चा पैदा करेगा, तो वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए शेर जितनी ताकत उसके अंदर आ बिल्कुल जाती है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। तो बस हाँ। वही था कि जब उसके साथ गलत हो रहा था तो वो मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी और मैं आवाज उठाती थी। तो आई थिंक बहुत पेनफुल है एक वाइफ को अपने हस्बैंड के बिना जिंदगी बिताना, बट उससे ज़्यादा पेनफुल है एक बच्चे को ये समझ कर कि मेरा फादर है बट वो नहीं है। हाँ, ही इज अ He's- यूजलेस फेलो, हाँ। ये मानकर जीना बहुत ही और ज़्यादा पेनफुल है। तो मेरा पेन तो बहुत छोटा है उसके पेन के आगे। वेरी ट्रू, बहुत सही बात कही। तो उसके बाद जब आपने घर छोड़ा तो तब उसकी क्या रिएक्शन थी? उसको कैसा लगा था वो? पहले तो वो खुश थी, छोटी सी थी, 7-8 इयर्स ओल्ड, एक्साइटेड थी कि नानी नाना के घर जाएंगे, वहां रहेंगे। धीरे धीरे उसको समझ में आया कि यही रहना है, यही घर है। बट बहुत प्यार उसको यहाँ मिला, बहुत सपोर्ट मिला। हालांकि मिस करती थी अपने कजिन्स को, अपनी उस लाइफ को, अपने घर को बहुत मिस करती थी। उसका एक पेट डॉग था जो हमें नहीं लाने दिया गया, हालांकि सारा प्रोविज़न भी किया था मेरे फादर ने, स्पेशल परमिशन भी ली थी उसको लाने के लिए उसमें फ़्लाइट में, बट नहीं लाने दिया गया। मेरे एक्स हस्बैंड के फादर ने मेरे बच्चे के हाथ से वो पेट डॉग छीन लिया था। तो उस चीज़ का उसको बहुत ट्रॉमा हो गया था। बदन यहाँ पर आए तो मेरे पेरेंट्स ने सेम वैसा ही एक डॉग उसको ला कर दिया कि उससे मन लग जाए। तो एवरीबडी ट्राइड टू मेक हर वेरी कंफर्टेबल एंड वो धीरे धीरे सेटल हो गई। बट ये जो एक कमी रह जाती है ना, वो बहुत बड़ी कमी होती है। मतलब मैं जानती हूँ एक लड़की के लिए एक फादर फिगर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो माई डॉटर इज़ लकी कि उसके नाना जी थे, मेरी पूरी जॉइंट फैमिली थी, मेरा भाई था। तो फादर फिगर्स उसने देखे कि ऐसे भी फादर्स होते हैं जो इतना लव शावर कर सकते हैं अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पर। उसने एक अलग एटमॉस्फेयर देखा। तो शी वाज लकी दैट शी कुड सी दिस। वेरी गुड। क्योंकि हर किसी को ये नसीब नहीं होता। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ये हेल्दी एटमॉस्फेयर जो होता है, ये इसमें जो अपब्रिंगिंग होती है, वो आपके बच्चे का पूरा बिहेवियर, वो आगे फ्यूचर में क्या बनेगा, ये सब कुछ सेट करता है। सो लेकिन ये जो आपके लिए सिचुएशन रही होगी, इजी नहीं रही। बातें करना आसान होता है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में स्वाति, आपने अपनी आइडेंटिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी लाइफ को कैसे संभाला? सो इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे दोनों पेरेंट्स का, बट मेरे फादर का बहुत ज़्यादा। मतलब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया। ही वॉज लाइक कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माँ और बाप दोनों बनना है और वो तुम ही कर सकती हो, हम नहीं कर सकते। तो बच्चे को इमोशनली मेंटली संभालने के साथ अपना केस पूरा कंप्लीट तैयार करना है, उसको लड़ना है, वो सब करने के साथ साथ अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, इनिशियली तो आई वाज हेल्पिंग हिम इन हिज बिजनेस, बट ही सेड तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना वेंचर, तुम मुझे बताओ कहाँ तुम्हें क्या करना है और मुझसे लोन लो और अपना बिजनेस शुरू करो। वंडरफुल। और उन्होंने बकायदा वो लोन की तरह दिया मुझे। उन्होंने हर बार ये जताया कि तुम्हें ये लौटाना है मुझे। वो लौटाती थी तो मेरे ही अकाउंट में जाता था पैसा, बट वो मेरी बेटी के लिए इन्वेस्ट कर देते थे। बट वो मेरे ऊपर वो जो प्रेशर था, वो मुझे स्ट्रॉन्ग वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे थे कि आज पूनम दी मैं उस मुकाम पर हूँ इतने सालों में कि मैं अपना खुद का घर ले पा रही हूँ। मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, हालांकि ऑफ कोर्स उनका बहुत सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली भी, जहाँ भी मुझे नीड थी, इन एवरी वे। बट फिर भी उस चीज़ को खुद से कर पाने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो उन्होंने मुझे दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम बेटी की तरह वापस आई हो, पर अब तुम्हें बेटा बनना है, माँ भी बने रहना और बाप भी बनना है। तो ये चीज़ें तुम्हें अपने अंदर करनी है। और शायद उनके वो
कहते हैं ना एवरीडे नैगिंग की वजह से मैं कर पाई। तो ही इज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर इन दैट वे। मैं कभी कभी बहुत गुस्सा भी हो जाती थी और मैं अपने सिबलिंग्स को बहुत रैंट भी करती थी कि पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इतना हार्ड है वो, कि इतने पैसे बैंक में हर महीने सेविंग्स होनी चाहिए, इतना तुम्हारा TDS जाना चाहिए, इतना तुम्हारा SIP जाना चाहिए, मैं कैसे करूं? बट आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे हर समय वो फोर्स किया कि मैं ये कर पाई, और आज मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वाह, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया लाइफ को लेकर, वंडरफुल। ऐसे पेरेंट्स के लिए तो ताली बजानी चाहिए जो अपनी डॉटर को उन्होंने फाइनली उनका कॉन्फिडेंस भी आपका कॉन्फिडेंस लौटाया, आपको इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। दैट इज सो वंडरफुल स्वाति। लेकिन आपको क्या डिवोर्स आराम से मिल गया था, और लॉज में क्या कुछ कोई आपको प्रॉब्लम्स आई उस सिचुएशन को? वो भी तो आपके लिए एक बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन रही होगी। बिल्कुल, 6 साल मेरा केस चला। 6 मैं साल लड़ती रही, और जैसे कि मैंने मेंशन भी किया है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, अब तो वाइफ है, वो एक अच्छा, लॉयर है। शादी कर चुकी हाँ है वो। जी। तो उसकी वजह से बहुत मेरा केस जो है बड़ा वैसा चलता था कि वो वहाँ से कुछ घुमाती थी और यहाँ सारा कुछ घूम जाता था। और मैं तो बहुत नाइव तरीके से, कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था हमारी फैमिली में, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम केस लड़े जा रहे थे। बट 6 साल लगे, और थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ इंडियन जुडिशरी सिस्टम, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट मुझे लगता है कि और थोड़ा विमेन सेंट्रिक, विमेन फ्रेंडली होना चाहिए। बिकॉज कहते हैं कि कुछ लड़कियां फ़ायदा उठाती हैं, बट उस चीज़ को कवर करने की वजह से जो सिस्टम्स बनाए हैं, उसकी वजह से बहुत सारी जेन्युइन लड़कियां बहुत टॉर्चर होती हैं। जब मुझे मेंटेनेंस असाइन की गई थी, तो 2,000 रुपये महीना मेरी बेटी के लिए और 3,000 रुपये महीना मेरे लिए, बस ये मेंटेनेंस थी। और जो कि उसमें से 1 रुपया भी कभी उसने पे नहीं किया, और मैं बस उसके ऊपर भी केस ही करती रह गई, उसको चैलेंज ही करती रह गई। ही वुड नेवर कम टू अटेंड द डेट्स ऑफ द केस, और मैं बड़ी ओबीडियंटली हर उसमें जाती थी। बट 6 साल तक ये सब चलता रहा। हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस डाला था, लिव इन रिलेशनशिप का केस डाला था, और ये सारे तब क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते थे, जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय फाइटिंग द केसेस ये क्रिमिनल ऑफेंस की लिस्ट से हट गए। अच्छा। और उसके बाद ये हो गया कि इन ग्राउंड्स पर डिवोर्स मिल सकता है, पर आप किसी को सू नहीं कर सकते। अच्छा, तो मेरे 2 केस तो ऐसे ही मतलब एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली मैरिटल अफेयर became legal. अच्छा, Live in relationship apart from having a wife became legal. मेंटेनेंस के नाम पर मुझे आगरा कोर्ट ने 3,000 और 2,000 रुपए हमें असाइन किए गए। तो इन सब चीज़ों से क्या होता? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और हर समय बस वही, जैसे एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही पर बस मैं यूं ही उलझती गई। मैं जब यहाँ वापस आई थी तो मैंने अपनी बेटी का एडमिशन 4th स्टैंडर्ड में कराया था। वो 10th में आ गई थी और मेरे केसेस तब तक चल रहे थे। बाय गॉड, 4th से 10th में आ गई। ओह माय गॉड। बट नाउ यू आर फ्री। हाँ, बट वो फ्री, बट आप इंडिपेंडेंट हो आप। हाँ जी। उससे आपको कोई मेंटेनेंस नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई एलिमनी नहीं। उसकी शर्त ये थी कि डिवोर्स चाहिए तो सारे केसेस खत्म करो, मैं 1 रुपया भी एलिमनी का नहीं दूंगा। उसने कोई रिश्ता अपनी बेटी के साथ भी नहीं रखा, और ऐसे मैं तो सोचती हूँ ऐसे इंसान को अपनी बेटी से दूर ही रखो, वो बेटर है। वो बेटर है। बिल्कुल, बिल्कुल। देयर इज सो मच हेट्रेड फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल, आई मस्ट से। या तो आपको स्वाति अब क्या लगता है कि शादी और रिश्तों को लेकर परिवारों में जो है वो बेटे और बेटी की अपब्रिंगिंग जो होती है उनमें क्या चेंजेस आने चाहिए? हमारी सोसाइटी बहुत पुराने ढर्रे पे चल रही है। हमने बेटियों को तो बहुत एजुकेट किया है, उन्हें एजुकेट किया है, उन्हें केपेबल बनाया है, बड़े बड़े मकामों पे पहुंच रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ज़रूर डाला जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें दूसरे घर में जाना है। बिल्कुल।
ये घर तुम्हारा घर नहीं है, या और जब तुम दूसरे घर में जाओगी तो वहाँ के हिसाब से तुम्हें ढलना है, अपने हस्बैंड को खुश रखना है, अपने सास ससुर को खुश रखना है, उनकी सेवा करनी। मॉडर्न से मॉडर्न लड़की को भी ये ज़रूर सिखाया जाता है। शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं भी अपनी बेटी को कहीं ना कहीं ये चीज़ें शायद बोलती नहीं हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं जता देती हूँ कि बड़े हैं, बड़ों के लिए हमारे रिस्पेक्ट टाइम में होनी चाहिए और हमारे करना टाइम में चाहिए। भी बोला जाता था, हाँ बिल्कुल। खाना बनाना सीख ले, हम्म, ससुराल जाकर क्या करेगी, वो कहेंगी माँ ने रोटी बनानी नहीं सिखाई, ऐसी ऐसी बातें होती थी। बिल्कुल। और एक और केस भी हम डिस्कस कर रहे थे, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट वन आल्सो, कि वो जो आपने कुछ बताया था कि लड़का और लड़की मतलब हस्बैंड वाइफ एक कपल की डेथ हो गई। तो ये मुझे पता चला कि एक कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चा नहीं था उनका कोई, एंड दे डाइड इन अ कार क्रैश। तो लड़की के पेरेंट्स जो थे, एक्चुअली लड़की वाज द ओनली चाइल्ड, तो उसके पेरेंट्स ने जो भी अपनी प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी बेटी के नाम कर दी थी। तो बड़ा सा घर था उनका, बच्ची के नाम कर दिया था, बेटी के नाम, और उसी में रह रहे थे कि जब तक हम हैं हम यहीं रहेंगे, उसके बाद तुम्हारा है। तो विल अच्छा, पेरेंट्स वगैरह, भी वहीं रह रहे थे। हाँ, और और विल वगैरह क्या बनाए तो हम तुम्हारे नाम कर ही देते हैं। और ऐसे ही जिस घर में वो लोग रहते थे अपने सास ससुर के साथ, वो लड़के के नाम पे था, तो जो लड़के की प्रॉपर्टी थी वो तो लड़के के पेरेंट्स के पास गई, बट जो लड़की की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो मैरिड थी, तो वो उसके पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती। वो गई, वो जा रही है, मतलब उसके सास ससुर ने क्लेम की है और केस लगा दिया है, वो प्रॉपर्टी पे स्टे लग चुका है। अब वो बेचारे, उसके माँ बाप अपने ही खुद के घर से बेदखल कर दिए गए हैं, उन्हें एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है, जबकि वो उन्हीं की जमा पूंजी, लाइफ, पूरी लाइफ की उनकी सेविंग्स से जो भी उन्होंने हाँ, हाँ, प्रॉपर्टी हाँ। बनाई होगी, बस Okay. प्यार में उन्होंने अपने बच्चे के नाम कर दी। द डॉटर इज नो मोर। तो वो, क्योंकि वो किसी की बहू थी, तो वो सास ससुर के पास जा रही है। तो ये सारे रूल्स मुझे और लगता है, पेरेंट्स घर से बेघर हो गए। तो मुझे लगता है ये सारे रूल्स अगर इंडिया में है तो ये क्यों नहीं ठीक किए जा रहे, रेक्टिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है। बहुत सारा जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो अब तक वो ब्रिटिशर्स के ज़माने में बने हुए लॉज के आधार पर चल उसी के रहा है। अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल। घिसटते जा रहे हैं खुद को। दिस इज रियली वेरी स्कैरी एंड इट्स अ लेसन फॉर सो मेनी पेरेंट्स एंड मतलब सभी के लिए कि हमें इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा सभी को बिल्कुल। कि वी हैव टू बी केयरफुल। अपनी सोसाइटी के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपना हर कदम जो है फूंक कर उठाएं, और आई होप हमारे इन लॉज में भी जल्दी से जल्दी रेक्टिफिकेशन हो, बिल्कुल। विच इज़ रियली मस्ट। या और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, अपनी लड़कियों को स्पेसिफिकली पढ़ा रहे हो, उन्हें केपेबल बना रहे हो, बट उनको ये सारी चीज़ें भी समझाओ कि जब वो किसी रिलेशनशिप में जाती है तो रेड फ्लैग्स ढूंढती है, लेकिन जिस किसी घर में जा रही है वहाँ भी अगर रेड फ्लैग्स है तो उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा है तो द बेस्ट वे इज़ जस्ट फ्लाई अवे, जस्ट फ्री योरसेल्फ फ्रॉम देयर एंड कम आउट। सबसे पहले अपने आप को बचाओ। बिल्कुल। और साथ ही साथ आई थिंक लड़कों को भी एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है कि जो लड़कियां हैं उन्हें आप अगर इज्जत नहीं दोगे तो बिल्कुल। आगे की आने वाली पीढ़ी, आपके घर भी कभी बेटी होगी, बिल्कुल। फिर उनकी इज्जत कैसे होगी। बिल्कुल ठीक। तो आप अपने बेटों को भी समझाइए, बहुत ज़रूरत है बेटों को भी ये सीखने की। और स्पेशली जो राजा बेटा सिंड्रोम है हमारे इंडिया में, उसको ख़त्म करने की। बिल्कुल, अपनी बहुओं में कमियां मत निकालो, अपने बेटों को सीधा करो, सही करो। बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो डाउट। देखो, छोटी छोटी चीज़ें हर घर में होती हैं, कोई भी घर होगा, बर्तन खटकेंगे, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मिलकर उस चीज़ को सॉल्यूशन निकाला जाए, बहू को भी पूरा प्यार दिया जाए, सम्मान दिया जाए। कोई बहू ऐसी नहीं होती जो फिर वो अपने सास ससुर को प्यार नहीं देगी। बिल्कुल। एक घर बनता ही इसी चीज से है। लेकिन अगर आप कमियां ही निकाल रहे हैं, अपनी बहू में ही निकाल रहे हैं, तो आप अपना घर खुद ही बेकार कर रहे हैं, तबाह बिल्कुल। कर रहे हैं। दैट इज सो ट्रू। अब आप जैसे ऐसी शादी से बाहर निकल चुकी हैं, अब आपके लिए आप मतलब हीलिंग या फिर कहें कि इमोशनली हेल्दी होने का क्या मतलब है? ओह, अभी तो मेरा
आप ये समझो मेरी लाइफ में वेकेशन मोड आ गया है। अच्छा। मैं आगरा में पली बड़ी थी, शादी करके गई थी, बट देन आई केम बैक टू दिस सिटी और यहीं पर मैंने अपनी आइडेंटिटी फिर से इस्टेब्लिश की और फिर से मैंने यहीं पर जमी। बट अब मेरी बेटी जो है वो नोएडा रहती है, तो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम देयर। मैं वहीं पर अपना घर बना रही हूँ और वहीं पर बहुत उसके खूब। पास रहती हूँ और ट्रैवल करती रहती हूँ काम के लिए और बहुत सारा मी टाइम मिलता है मुझे, तो आई एम एंजॉइंग दैट। आई एम डूइंग माई योगा, माई मेडिटेशन, एंड अब मैं वो कर रही हूँ जो करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं काम भी कर रही हूँ, बट मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो मैं करना चाहती थी हमेशा से, लेकिन इतनी स्ट्रगल रही थी लाइफ में कि मैं बस ये लग गई थी कि नहीं, मुझे अपने आप को फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करना है, अपने आप को सोशली इस्टेब्लिश आई करना नो। है। हाँ। तो मैं उसी जद्दोजहद में लगी थी। तो अब मैं बस अपनी खुशी से जी रही हूँ। आई एम इन लव विद माई सेल्फ। वंडरफुल। अच्छा स्वाति, जैसे आज मतलब बहुत सी लड़कियां आज भी शादी में ये सब सुनती हैं अपने पेरेंट्स से कि बेटा थोड़ा और सब्र कर लो। जैसे ट्विशा को सुनना पड़ा बार बार, माँ ने कहा कि अभी आ, देखो सब ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम और हो जाए, बच्चा पैदा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसे खुश रखो, उसके लिए अच्छा खाना बनाओ, वो जैसा चाहता है वैसे रहो, बिल्कुल। तैयार होके रहो, मतलब चाहे उसका कुछ भी एटीट्यूड रहे आपके लिए। ऐसी लड़कियों को आपको एक लेसन देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको पहचानिए, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़। जहाँ आप एडजस्टमेंट मांगता है हर एक रिलेशनशिप, और एडजस्टमेंट करना कोई बुराई नहीं है। जब आप एडजस्ट कर रहे हो और सामने से भी एडजस्टमेंट आ रही है। बिल्कुल। एक लड़की की, इंडिया में एक लड़की की शादी उसके हस्बैंड के पूरे परिवार से होती है, सिर्फ एक इंसान से नहीं होती है। तो जब कोई लड़की एडजस्ट कर रही है तो वो परिवार भी साथ में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करता है, और मैंने ये देखा है, ये होता है, बड़ी बड़ी आराम से हो जाता है, सारे लोग एडजस्ट करते हैं। बट बिल्कुल। जब आप देखते हो कि कोई एडजस्ट नहीं कर रहा है और आपको ही बदलने को कहा जा रहा है, बार बार आपसे कॉम्प्रोमाइजेस मांगे जा रहे हैं, आपको इतना बदलने को कहा जा रहा है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, आप एक दिन शीशे के सामने खड़े हो और आपको लग रहा है ये तो मैं हूं ही नहीं, अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो स्टॉप। आप सक्षम हैं और सिर्फ एक कदम बढ़ाने की देर होती है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो वो जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है कि पूरी कायनात आपको अपनी मंजिल से मिलाने में लग जाएगी, और वो होता है। बिल्कुल। वो बिल्कुल होता है। एक स्टेप अगर आप लोगे तो आप जिसको भी मानते हो, चाहे वो भगवान है, चाहे अल्लाह है, चाहे जीसस है, चाहे गुरुजी हैं, चाहे वो देवी माता है, जो भी है, जिनको भी आप पूछते हो, वो आपको इतनी शक्ति देते हैं कि आप उस जगह से निकलकर अपने आप को खड़ा कर सको। ऐसे ऐसे लोग आपको हेल्प करने आ जाएंगे। अगर आपकी फैमिली भी आपके साथ नहीं है तो ऐसे ऐसे लोग आपको हेल्प करने आ जाएंगे। शायद आप कभी उनसे मिले भी नहीं होंगे, बट भगवान किसी न किसी तरह अपने हेल्प को भेजता है। बट फर्स्ट स्टेप आप ही को उठाना होगा। Where there is a will, there is a way. वंडरफुल। बिल्कुल। तो मत रहो ऐसी शादी में जहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर गलत ही हो रहा है, क्योंकि देखो मैं फिर से कहूँगी इस बात को कि हस्बैंड वाइफ हैं, कपल के बीच में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत बार लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन अगर फाइनली दोनों फिर एक दूसरे की तरफ आगे स्टेप बढ़ाकर, कदम बढ़ाकर कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं और उस शादी को एफर्टलेस बना रहे हैं, बिल्कुल, तो वो शादी जो है बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, दोनों तरफ से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, लड़की ही लगी हुई है या लड़का ही लगा हुआ है, तो ऐसी शादी में रहने का कोई फायदा नहीं। सो स्वाति, आज जो वो 19 साल की स्वाति थी, या फिर उसके बाद जो वो स्वाति जिसने 9-10 साल तक इतना सब कुछ सहा, वो आपके सामने खड़ी हो, तो उसे कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बिल्कुल। आंखों के ऊपर से पट्टी हटा, असलियत देख और जान बचा के भाग जा। वाओ, ग्रेट, वंडरफुल। स्वाति, मजा आ गया आपसे बात करके। बहुत कुछ हमारी ये पूरी सोसाइटी के लिए आपने जो एक मैसेज दिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था। लड़कियों को एक सीख मिलेगी और इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक अच्छा मैसेज दे सकेंगे अपनी सोसाइटी को। आई रियली होप। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये ही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को जो है, मैं पूरी सोसाइटी को कहना चाहती हूँ कि उसे सिर्फ शादी के लिए तैयार ना करें, क्योंकि क्या है
कि सोसाइटी यही करती है, सब कुछ करके पढ़ा लिखा भी देंगे, डॉक्टर भी, देखो जैसे आपने बोला, डॉक्टर बना देंगे, एंटरप्रेन्योर बना देंगे, लेकिन उसका मेन एम वही शादी होगी जिसको इतना भव्य तरीके से दिखाया जाता है कि शादी ही सब कुछ है, शादी ही जैसे मोक्ष है जिंदगी का, बिल्कुल बिल्कुल शादी नहीं तो कुछ नहीं। तो शादी से ज्यादा उसे लाइफ के लिए तैयार करें। बिल्कुल। हर बेटे को अपने आप सक्सेसफुल बना रहे हैं, साथ ही साथ उसको इमोशनली सेंसिटिव भी बनाए, क्योंकि कोई भी रिश्ता जो है वो समझौते पे नहीं चलता, सम्मान और प्यार के साथ चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ते को बचाने से ज्यादा जरूरी है खुद को बचाना, जैसे कि आपने किया अपने साथ में। क्योंकि कभी कभी जो ये फर्स्ट स्टेप होता है ना, जो एक कदम बाहर रखा जाता है उस घर की दहलीज से, जो घर आपको कुछ नहीं दे रहा है, वो आपकी हार नहीं है, वही आपकी पहली जीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमारा ये पूरा पॉडकास्ट देखा। आई होप आप सभी को कोई ना कोई लेसन जरूर मिलेगा, एक मैसेज जरूर मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। लेकिन अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इस पर लाइक भी जरूर करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।